अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। Assalamu alaikum student, welcome in the online class, and this is our first lecture of plant pathology. Can you listen me, Neha? यस मिस। नेहा, आपको मेरी आवाज जा रही है? यस मिस, आ रही है आपकी आवाज। Okay. So actually I was waiting कि अगर किसी और स्टूडेंट को भी ज्वाइन करना हो तो वो कर लें, but seems like no one is bothering. So let's start the lecture. In this course of plant pathology, we will study about the diseases caused by plant pathogens. There are two separate courses which are studying related to diseases. One course is about plant protection and the other is about plant pathology. प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंदर बेसिक डिफरेंस स्टडी वाइज हम देखें तो ये है कि प्लांट प्रोटेक्शन में हम उन डिजीजेस को स्टडी करते हैं और उनसे बचाव के तरीके पढ़ते हैं जो कि इंसेक्ट्स करते हैं। ठीक है, उस कोर्स का पूरा जो बेस है वो इंसेक्ट्स को सराउंड करता है कि इंसेक्ट्स से होने वाली डिजीजेस जो है वो हम प्लांट प्रोटेक्शन में पढ़ते हैं, जबकि प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट पैथोजेंस से होने वाली डिजीज पढ़ते हैं एंड इंसेक्ट्स आर नॉट पर्टिकुलरली प्लांट पैथोजेंस। इंसेक्ट्स जो है वो अटैकिंग नेचर के होते हैं, जबकि प्लांट पैथोजेंस जो है वो बॉडी का बाकायदा हिस्सा बन जाते हैं और एक पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो प्लांट पैथोजेंस जो है वो फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड निमाटोड्स होते हैं और इनसे होने वाली डिजीजेज और उनका जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या ट्रीटमेंट है वो हम स्टडी करेंगे इन द कोर्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी।
इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट पैथोलॉजी की, वाई डू वी स्टडी? बिकॉज सिंस अर्लियर टाइम्स, सिंस एजेस अगो, बहुत सारी हमने डिजीज नोटिस की हैं हिस्ट्री के अंदर भी, कि आज से नहीं, सिर्फ आज के ही दौर में नहीं, इब्तदा से ही प्लांट डिजीज़ पाई जा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती आ रही हैं, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इवन फॉसिल्स से भी हमें रिकॉर्ड मिला है कि इवन 250 मिलियन ईयर्स बैक भी प्लांट पैथोजेंस मौजूद थे और उनसे डिजीज़ होती थी। और हमें प्लांट के फॉसिल से रिकॉर्ड मिलता है कि अच्छा, दिस प्लांट वॉज एक्चुअली इन्फेक्टेड. Other plant diseases outbreaks with similar far-reaching effects in more recent times includes late blight of potato in Ireland. मतलब as early as possible अगर हम हिस्ट्री में देखें तो भी हमें काफ़ी पुराना रिकॉर्ड मिलता है कि इवन 18वीं सदी में भी जब हम ये सपोज करते हैं कि शायद एग्रीकल्चर इतना एडवांस नहीं था, और जब तक एग्रीकल्चर एडवांस नहीं होगा, जब तक क्रॉप ज़्यादा नहीं होंगी, तब तक डिजीज़ भी नहीं फैलेंगी, ये सपोज किया जाता है. लेकिन इवन इन दैट टाइम भी जिन रीजन्स में अच्छी एग्रीकल्चर फील्ड्स मौजूद थी, वहाँ पे डिजीज़ भी मौजूद थी. तो हम 18वीं सदी में एक बहुत मेजर आउटब्रेक देखते हैं पोटैटो से रिलेटेड, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. दिस इज अ नेम ऑफ अ डिजीज. This late blight of potato is a disease of potato and it happens in Ireland. इसने एक बहुत बड़ा कहत कॉज किया था 18वीं सदी के बीच में, और इसकी वजह से आयरलैंड से के बहुत सारे लोगों ने फिर नकल मकानी की, अपना एरिया छोड़ के वो दूसरे रीजन में चले गए, क्योंकि उनका जो स्टेपल फूड था, बेसिक फूड ही पोटैटो था, जो कि वहाँ पे नापैद हो गया था और ज़्यादा कुछ नहीं उगा करता था. इसके अलावा हम इसी तरीके के आउटब्रेक्स और पूरी फसलों की तबाहकारी हमने नोटिस की by powdery and towny mildews of grape in France, again in 18th century. Same coffee rust in Sri Lanka in 18th मिस आपकी century. आवाज़ बहुत हल्की Caesaria आ रही है. pears of cotton and flax. Southern bacterial wilt of tobacco plants in early 19th century. Sigatoka leaf spot and Panama disease of banana that happens in Central America in mid 19th century. Black stem rust of wheat, again all this happens in 19th century. Southern corn blight in United States. Panama disease of banana in Asia, Australia and Africa. 1990 से ये काफ़ी फैल रही है all over the world. Coffee rust in Central and Southern South America. So that all of these diseases are being caused by fungi and bacteria. So this is why it is very much important to learn about plant pathogens and their control measures, so that we can improve the crop quality, the fruit quality. And being a student of food sciences, that is why you are studying this. A little bit of info of important famines in the world. लेट ब्लाइट जो है वो कॉज हुआ था 41 to 51 के बीच में, इसे हम आयरिश फेमिन भी कहते हैं. ये पोटैटो की डिजीज़ है जो कि फंगस से हुई, जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. इट्स अ फेमस एग्जांपल ऑफ व्हाट अ प्लांट डिजीज कैन डू टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. इवन एक डिजीज़ पूरी की पूरी हिस्ट्री लिख सकती है. In 1845, this disease destroyed the potato crop of Ireland, where potato constituted the staple diet of majority in rural areas. आयरलैंड जो है वो एक ठंडा रीजन है, और पोटैटो की ग्रोथ के लिए जो है वो ठंडे रीजन की ज़रूरत होती है, ठंडा मौसम चाहिए होता है. तो उस ज़माने में आयरलैंड के अंदर वो सिर्फ पोटैटो ही ग्रो करते थे. और जब वहाँ पे डिजीज़ आई, तो ऑब्वियसली जब एक प्लांट इन्फेक्ट हुआ तो उसने सबको ही इन्फेक्शन कॉज किया, तो इन्फेक्शन फैलता चला गया. और फिर वहाँ से ये डिजीज़ जो है वो, दिस डिजीज़ हैड स्टार्टेड इन आयरलैंड, इंग्लैंड एंड देन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप. ये भी infected हुआ as early as 1830s and was causing some damage every year, resulting in food shortage. It was reported that in 1840 the population of Ireland was 8 million, which was reduced to 4 million after this famine. इस कहत के बाद जो है वो पॉपुलेशन आधी रह गई थी, और इसी के बाद जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा हिजरत की वहाँ से, और यहाँ से भी डिजीज़ जो है वो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैली. इसी तरीके एग्जाम्पल हम कॉफ़ी रस्ट की देखते हैं, जो कि श्रीलंका में हुआ. Coffee and tea were equally consumed in England because they were available in plenty from such occupied countries such as India, Sri Lanka and Malaysia. और यहाँ पे ज़्यादातर उगाते हैं चाय और कॉफ़ी,
और यहीं से फिर एक्सपोर्ट होती है इंग्लैंड में. श्रीलंका यूज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम कॉफी इन द वर्ल्ड. It was used to, now not now. Coffee rust attacked the plantation in Sri Lanka, and by 1983, export of coffee from Sri Lanka had declined by 93%. जितनी वो एक्सपोर्ट करते थे उसका 93% डिक्लाइन हो गया. इतना शदीद डिजीज हुई कॉफी रस्ट की. The economic crisis forced the planters to cut down coffee plant and take to tea planting. So now कॉफ़ी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं होती है श्रीलंका में क्योंकि उन्होंने फिर वहाँ से कॉफ़ी को ख़त्म किया आहिस्ता आहिस्ता because all the plants got infected. When coffee rust was spreading in Sri Lanka, the science of plant pathology was just developing, and control measures of the disease were not known to its best as we know it now. अब जितना अच्छा हमें पता है उतना उस वक्त नहीं पता था. The system of monoculture in coffee plantation of Sri Lanka was considered a contributory factor in devastation caused by the pathogen. मोनोकल्चर मोनोकल्चर का मतलब ये होता है कि किसी बहुत बड़े एरिया के अंदर अगर एक ही क्रॉप ग्रो की जाए तो वो मोनोकल्चर कहलाता है कि हम कल्चर कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ उगा रहे हैं ऑन द वेरी लार्ज स्केल. अगर फील्ड जैसे पूरे पंजाब के अंदर एक सीज़न के अंदर अगर गंदम ही गंदम लग जाए तो हम कहेंगे कि ये मोनोकल्चर हो गया. बहुत बड़े एरिया के अंदर अगर एक ही क्रॉप हो तो दैट इज़ मोनोकल्चर. और मोनोकल्चर की वजह से जो है वो डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलती हैं क्योंकि बराबर में भी वही प्लांट मौजूद होता है जो कि डिजीज़ एक्सेप्ट कर सकता है बजाय इसके कि कोई और प्लांट प्रेजेंट हो जो डिजीज़ एक्सेप्ट ना कर सकता हो क्योंकि हर पैथोजन हर प्लांट को इन्फेक्शन कॉज नहीं करता. तो अगर फेवरेबल होस्ट प्रेजेंट है तो डिजीजेस तेजी से फैलती हैं. इसको कहा जाता है कि एपिडेमिक बन गई. जैसे कोरोना वायरस आजकल का एपिडेमिक है, फैल चुका है. तो एपिडेमिक होने के लिए फेवरेबल होस्ट होना सराउंडिंग में बहुत ज़रूरी है. तो अगर मोनोकल्चर होगा कोई भी एक पैथोजन अगर मैदान में आ गया है तो वो फिर बाकी तमाम प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करेगा और इस तरह से आपकी पूरी की पूरी फील्ड पूरी क्रॉप जो है वो ख़राब होगी और आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा. सो जैसे कि श्रीलंका में हम देखते हैं कॉफ़ी रस्ट में. सो मोनोकल्चर इज़ नॉट वेरी मच फेवरेबल इन टर्म ऑफ साइंस. ताकि ये नहीं करना चाहिए ताकि आप बच सकें किसी भी पैथोजन के अटैक से. अगर अटैक हो भी तो वो लिमिटेड एरिया में हो, लिमिटेड अमाउंट में हो. इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कोई सवाल है? ओके. So scope and objectives of plant pathology. Scope and responsibilities are unlimited. Its ultimate goal is to prevent and control plant diseases of economic importance. Responsibilities of the science of plant pathology may be summarized as under of etiology, symptoms, predisposing factors and recurrence of surgeries. तो ये तमाम चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है, इन्हें समझना होता है और अप्लाई करना होता है इन द फील्ड. द ब्रांच फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ होस्ट pathogens and environments interact to cause plant diseases, on understanding how to control plant disease. होस्ट को पढ़ें, पैथोजन को पढ़ें, एनवायरनमेंट को पढ़ें, कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्या नहीं है, कौन सा होस्ट किस पैथोजन के लिए है, कौन सा पैथोजन किस होस्ट को अटैक नहीं करता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी नीड टू लर्न फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर क्रॉप्स. Plants get sick. Diseases are caused by microorganisms. Bacteria, fungi and viruses. These are the major disease causing organisms. इसके अलावा नेमाटोड्स भी हैं ठीक, लेकिन मेजर हमारे जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो हैं हमारे बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस. When a plant become disease, हम कभी कब कहते हैं कि प्लांट जो है वो डिजीज्ड है. Diseases in plants can be defined as a series of invisible and visible responses of plant cells and tissues to a pathogenic organism or environmental factor that results in adverse changes in the form of function or integrity of the plant. And it may lead to partial impairment or death of plant parts or of the entire plant. Plant diseases can be caused by many different pathogens. And कोई भी पैथोजन के अटैक के नतीजे में जो भी प्लांट रिस्पॉन्स दे रहा है वो रिस्पॉन्स चाहे विजिबल फॉर्म में या इनविजिबल फॉर्म में हो. विजिबल इन द सेंस कि कोई सिम्टम अपेयर हो रहा है जैसे कि कोई धब्बा पड़ा है,
कोई ब्लाइट इफेक्ट है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे पौधा जल गया है, कुछ इस तरीके का फैक्टर है, एनीथिंग, कुछ पौधा आपको गला हुआ लग रहा है, पत्ता आपको गिरा हुआ लग रहा है, सिकुड़ा हुआ लग रहा है, श्रिंक हुआ है, उसकी शेप चेंज है, डीफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, सो एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंस दैट इज विजिबल। और इनविजिबल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि केमिकल चेंजेस है, स्मेल चेंज है, टेस्ट चेंज है, कलर चेंज है, इंटरनल एनाटमी जो है वो टिश्यूज की वो चेंज हुई है, सो दीज आर इनविजिबल रिस्पॉन्सेज, but obviously responses occurs as a result of any pathogen. So when the ability of cells of a plant part to carry out one or more essential functions is interfered with by either a plant pathogenic organism or an adverse environmental factor, the activities of the cells are disrupted, altered or inhibited, the cells malfunction or die and the plants become disease. तो ये जो भी चाहे ये जो रिस्पॉन्स ऑल्टर हो रहे हैं, प्लांट सेल की एबिलिटी मुतासर हो रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रही हो या किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से हो, किसी भी वजह से हो रही हो, तो जो एक्टिविटी और मुतासर हुई है और सेल अगर माल फंक्शन हुआ है या डाई हुआ है तो हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो डिसीज्ड है। एट फर्स्ट द एफ्लिक्शन इज लोकलाइज टू वन और फ्यू सेल्स एंड इज इनविजिबल। इनिशियली कोई भी रिस्पॉन्स जो आए, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो या चाहे वो बायोटिक फैक्टर की वजह से हो, ए बायोटिक हो या बायोटिक, जो भी फैक्टर हो, वो हमेशा कुछ सेल्स पे को असरअंदाज करता है, इनिशियली इनविजिबल होता है, लेकिन सून हाउएवर द रिएक्शन बिकम्स मोर वाइड स्प्रेड एंड अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स डेवलप चेंजेस विजिबल टू नेकेड आई। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो चेंजेस हैं वो विजिबल होती हैं। दीज विजिबल चेंजेस आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ये विजिबल चेंजेस जो कि हम देख सकते हैं अपनी आंख से, ये कहलाते हैं सिम्टम्स। The visible or otherwise measurable adverse change in a plant produced in reaction to infection, in reaction of an infection by an organism, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो या चाहे वो किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो, अ, उसे हम कहते हैं कि वो डिजीज उसकी वजह से डिजीज हुई है और उसे हम मेजर करते हैं कि किस तरीके की किस नौयत की डिजीज है। So what is pathogenesis? Pathogenesis is the occurring of disease in a simple way. डिजीज होने के पूरे प्रोसेस को, इन्फेक्शन होना, उसका स्टार्ट होना, इनोकुलेशन होना, होस्ट के अंदर एंटर होना, इन्फेक्शन का डेवलप होना, दिस होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज पैथोजेनेसिस। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैपन in succession during a pathogenic relationship of a pathogen and a host, which leads to disease. Therefore, in other terms, it also refers to the origin, डेवलपमेंट एंड रिजल्टेंट इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। ओरिजिन यानी पैथोजन कहाँ से आया, किस तरीके से होस्ट तक पहुंचा, उसने अपनी डेवलपमेंट कैसे की, ग्रोथ कैसे की और उसके इफेक्ट क्या आए, दिस होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज पैथोजेनेसिस। कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीजेस, इसको आप कॉजेज भी कह सकते हैं, इसको फैक्टर्स भी कह सकते हैं, तो बहुत सारे एजेंट्स भी कह सकते हैं। सो देयर कुड बी बायोटिक एजेंट एंड देयर कुड बी एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट हमने अभी आपको बताया, मेनली और फेमसली मेजरली जो है वो हमारे पास होते हैं फंजाई बैक्टीरिया, लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि फास्टीडियस रेस्कुलर बैक्टीरिया, फिर कुछ प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, कुछ फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, एल्जी, निमाटोड्स एंड फेनिरोगेमिक हायर प्लांट्स, यानी कि जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। सो these are biotic agents. Biotic agents usually causes diseases in plants by disturbing the metabolism of plant cell. ये मेटाबॉलिज्म जो है वो प्लांट का, यानी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है प्लांट की, किसी भी सेल की, उसको डिस्टर्ब करते हैं। किस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं? थ्रू द सिक्रीशंस ऑफ एंजाइम्स, टॉक्सिन और ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स आर आल्सो एंजाइम्स। तो वो ग्रोथ के साथ, ग्रोथ प्लांट के अपने ग्रोथ हार्मोन्स के साथ जो है वो इनका कन्फ्लिक्ट होता है, तो इस वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है। फिर further they sometimes they grow and multiply in the xylem vessels and in the phloem vessels. तो प्लांट की जो कंडक्टिंग टिश्यूज है, जिसे हम फ्लोएम एंड जाइलम कहते हैं, अगर कंडक्टिंग पार्ट के अंदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस एक्यूमुलेट हो गए तो कंडक्शन जो है वो मुतासर होगी, पानी या तो प्लांट के अपर पार्ट तक पहुंचेगा नहीं, अगर फ्लोएम में है तो जो फूड बन रही है लीव्स के अंदर वो प्लांट के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंचेगी। सो दिस ब्लॉकेज ऑल्सो कॉजेज प्लांट्स वीकन एंड गिव्स डिफरेंट सोर्स ऑफ सिम्टम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड जाइलम एंड फ्लोएम टर्म। अगर नहीं पता है तो बताइए, अगर कोई बायो का स्टूडेंट नहीं है तो।
चलिए कंटिन्यू करते हैं, कोई सवाल नहीं है। सो जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर अगर क्लॉगिंग हो जाए, बैक्टीरिया एंड वायरस जो है वो अपनी एक कम्युनिटी डेवलप कर लें, तो क्लॉगिंग की वजह से जो है वो फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा विद इन प्लांट टू इज डिफरेंट पार्ट्स, और इसी वजह से जो है वो फिर प्लांट की ग्रोथ जो है वो ऑब्वियसली इट विल डिस्टर्ब and eventually it will lead to producing different sorts of symptoms. Certain factors are mesobiotic factors. These disease incidents are neither living nor non or non living. हम लेकिन सब जगह आपको मीजोबायोटिक टर्म लिखी हुई नहीं नजर आती है एट सर्टन प्लेसेस एट सर्टन बुक्स। हम इन्हें भी मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हें बायोटिक में ही इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो वायरसेस एंड वायरसेस को हम एक्चुअली लिविंग नॉन लिविंग के बीच में समटाइम हम इन्हें लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब वो प्लांट के अंदर एंटर होता है तो वो लिविंग ही होता है। बाहर है तो फिर ऑब्वियसली वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में होता है या इंटरमीडिएट फॉर्म में है, जिसे हम डॉर्मेंट फेज भी कह सकते हैं। इसी तरीके से वायरोइड्स, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इनकी डेफिनेशन हम फर्दर देखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन के वायरस एंड वायरोइड्स क्या हैं या फंजाई एंड बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल स्टडी in the lecture further. Further, inanimate or abiotic causes. Whatever the thing which is non-living, environmental factors will be called as abiotic factors. इनमें से कोई भी चीज़ अगर प्लांट की फिजियोलॉजी को मुतासिर करती है, नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न को मुतासिर कर रही है, तो वो चीज़ जो है वो डिजीज़ कॉजिंग हो जाएगी। उसकी सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हों, प्लांट की ग्रोथ ऑल्टर हुई है, बढ़ गई है, कम हुई है, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, प्रोड्यूस अगर हो रहे हैं तो साइज सही नहीं है, रंगत ठीक नहीं है। So if the environmental factors can also be disease causing factors. These causes could be deficiency भी और excess presence of nutrients. Soil में अगर magnesium, chloride, zinc, anything if it is in excess तो वो भी नुकसानदेह है, कम है तो भी नुकसानदेह है। लाइट का अमाउंट, लाइट बहुत तेज़ है या कम है, मॉइस्चर ज़मीन में बहुत ज़्यादा है या कम है, टेम्परेचर जो है वो सूटेबल नहीं है फॉर द ग्रोथ, फॉर द फ्लावरिंग, फॉर द फ्रूटिंग, एयर पॉल्यूटेंट्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, स्प्रे बहुत ज़्यादा कर दिया फील्ड के अंदर, improper cultural practices that you will understand with the passage of times। कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, मतलब फील्ड को हैंडल कैसे करना है। एबनॉर्मेलिटी इन सॉइल कंडीशंस, सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, नॉर्मल नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉजेज डिसरप्शन इन द प्लांट ग्रोथ। Now we will study individual organism type के फंजाई क्या है या बैक्टीरिया क्या है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट बाय द बैक्टीरिया। हमने जब हमने इनिशियली, आई डोंट नो वेदर ऑल ऑफ यू आर ऑफ बायोलॉजी बैकग्राउंड और नॉट, तो अगर कोई बायो का बैकग्राउंड का बच्चा नहीं है तो वो फिर ध्यान से सुन ले कि हम किंगडम मोनेरा, 5 किंगडम्स हैं मोनेरा। दुनिया में ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में प्लेस किया गया है, 5 एरियाज में, 5 ग्रुप में रखा गया है जिन्हें किंगडम्स कहते हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटोप्टेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। पहला किंगडम जिसे हम मोनेरा कहते हैं या प्रोकैरियोटा भी कहते हैं, उसके अंदर हम बैक्टीरिया को प्लेस करते हैं। इस किंगडम के अंदर वो सेल्स प्लेस किए जाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए जाते हैं जो कि सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, और वो सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। So majorly in the world there are 2 types of cells, prokaryotes and eukaryotes। प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास जो है वो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होंगे, कोई भी ऑर्गेनल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल वैसे ही एक सिंगल सर्कुलर फॉर्म में एम्बेडेड होगा और कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स आर नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, रिमेंबर दैट। तो ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उससे बनते हैं, या यूँ कहने के बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है। उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, सिर्फ एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म है जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास 2 तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है, एक बेसिक जेनेटिक मटेरियल
और एक एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो सम फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स प्लांट्स। बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करते हैं। एंड सम अदर बैक्टीरियाज इवन इन्फेक्ट some viruses, some viruses sometimes infect bacteria। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके का नजर आता है। आउटर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर समटाइम्स जो है वो कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। कैप्सूल जो है वो एक्चुअली स्लाइमी नेचर का होता है और इट मेक्स वायरस मोर, इट मेक्स बैक्टीरिया मोर विरुलेंट, ज़्यादा डिजीज कॉजिंग बनाता है। कुछ अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फ्लैजिला। फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। इंटरनली जो है वो प्लाज्मिड, डीएनए बंडल, साइटोप्लाज्म, कुछ फूड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल साइज पाइली या पाइलस। ये बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल एक पाइली से दूसरे पाइली में ट्रांसपोर्ट हो जाता है अगर दो पाइलस दो बैक्टीरिया के आपस में ज्वाइन करें। दीज आर द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। बैसिलस रॉड शेप, ब्रोडिटेला, these are oblong shape. Clostridium, these are of multiple shapes, so sometimes they are oblong, sometimes they are oval. Then Asteraceae, Spirulina, the largest bacteria found in the world is called as Spirulina. Then Staphylococcus, ये बंच बनाते हैं, गुच्छे की तरीके से रहते हैं। Streptococcus, these are राउंड शेप बैक्टीरिया लेकिन चेन फॉर्मेशन में होते हैं। Then Salmonella। Important characters of phytopathogenic bacteria: shape straight to curved rods with rigid cell wall except filamentous bacteria। स्पाइरुलिना को हम जो है वो फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि वो थोड़ा इलांगेटेड शेप के होते हैं इसलिए। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। डिकम्पोजिशन इज मोस्टली एरोबिक और ऑक्सीडेटिव, यानी कार्बोहाइड्रेट को फूड के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हम इसके लेते हैं अर्वीनिया, फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। देन मोस्टली ग्राम पॉजिटिव होते हैं, मोस्टली ग्राम नेगेटिव होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ऐसे समझते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो, अगर हम बैक्टीरिया को डाई करें दो डिफरेंट स्ट्रेन से, दो डिफरेंट कलर से डाई करें, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर के डाई होते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर के डाई होते हैं। एंड देयर इज अ होल थ्योरी बिहाइंड दैट कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनके पास जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है, जो इनका सेल मेम्ब्रेन जिस मटेरियल से बनती है उसे हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो ज़रा कम प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में। तो ये जो है वो इनका जो बॉन्डिंग है वो सेफ्रोनिन के साथ, पिंक डाई के साथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके पास जो है वो लिपिड का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो जो क्रिस्टल वायलेट डाई है जिसे पर्पल कलर देती है उसके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस सेल वॉल डिफ्रेंसिएशन की बुनियाद पे जो है वो कलर डिफ्रेंसिएशन हो जाती है कि एक मटेरियल किसी एक डाई के साथ अच्छा मैच करता है और दूसरा मटेरियल किसी दूसरे डाई के साथ अच्छी बॉन्डिंग करता है। So gram positive dye is pink and gram negative dye is purple. Plant pathogenic bacteria they can be cultured on artificial media, यानी हम लैब के अंदर मीडिया बना के, पोटैटो डेक्सट्रोज एगर बना के या कोई और मीडिया बना के उसके ऊपर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। However, pathogenic bacteria grow slowly compared to saprophytes. सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें कोई भी किसी भी तरीके की फूड मिल जाए, फूड मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मैटर हो, कोई भी चीज़ हो मिल जाए उसके ऊपर ग्रो कर जाए। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया पैथोजेनिक है तो यानी वो प्लांट पैथोजेनिक है या वो एनिमल पैथोजेनिक है, यानी वो पैरासिटिक इन नेचर है, यू कैन से दैट कि वो किसी लिविंग थिंग के ऊपर अगर वो रिलाई करता है, उससे फूड हासिल करता है, तो उसको लैब में कल्चर करना मुश्किल है क्योंकि वो लिविंग सेल को ज़्यादा फेवर करते हैं। लेकिन जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं उन्हें आप आसानी से लैब के अंदर कल्चर कर सकते हैं कि उन्हें तो सिर्फ फूड चाहिए, तो वो फूड चाहे आप उन्हें मीडिया की फॉर्म में फराहम क्यों ना कर दें, दे विल सर्वाइव एंड दे विल लिव, दे विल कल्टिवेट। Majority of the bacteria are flagellate and they can be identified based on flagella, carbohydrate metabolism and pigment production। इन बेसिस पे हम बैक्टीरिया को जो है वो क्लासीफाई करते हैं।
बैक्टीरिया जो है वो पैसिव इन्वेडर्स होते हैं। पैसिव का मतलब द थिंग विच इज नॉट वेरी मच एक्टिव इन इट्स लिविंग फॉर्म, तो वो एक्टिवली वर्क नहीं करते हैं। पैसिव इन्वेडर्स होते हैं, ये किसी न किसी वजह के से और किसी न किसी और वेक्टर के थ्रू जो है वो प्लांट के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया खुद से चलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें थोड़ा बहुत स्विम करा देते हैं अगर मॉइस्चर सराउंडिंग में प्रेजेंट हो तो। अदर देन दैट जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, वो उनकी किसी वेक्टर के थ्रू होती है, यानी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू प्लांट के अंदर अगर एंटर हो रहे हैं तो। चाहे वो किसी जख्म से एंटर हो रहे हों, चाहे वो किसी स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो रहे हो लीफ पे प्रेजेंट, लेकिन उन्हें एंट्री के लिए या ट्रैवल करने के लिए उस तक जाने के लिए उन्हें कोई वेक्टर चाहिए, जैसे कोई फ्लाई चाहिए, कोई बी चाहिए उन्हें, कोई इक्विपमेंट चाहिए कि हमारे हाथ से भी रख के जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ दे रीच। Survivors bacteria survive inside or outside of the seed and in plant debris and spreads by means of water, rain, insects and agricultural implements. हमारे agricultural implements यानी हैंडलिंग हम जिस तरीके से करें चीज़ों की, या हम जो सीड हमने बोया ज़मीन के अंदर, हो सकता है वही इन्फेक्टेड हो। प्लांट डेब्रिस जो भी हमारा बचा कुचा मटेरियल होता है प्लांट्स का, जो फील्ड जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, हमने सीड ले लिया, फ्रूट ले लिया, तो जो भी बची कुछ चीज़ें वो प्लांट डेब्रिस है, लीव्स हैं, शूट्स हैं। तो पानी के थ्रू, बारिश के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, हैंडलिंग मटेरियल के थ्रू, इक्विपमेंट्स के थ्रू, इन इन चीज़ों के थ्रू ये फैलता है। एनीथिंग, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, उनके सर्वाइवल इसी तरीके से डेब्रिस के अंदर है और स्प्रेड भी इसी तरीके से होते हैं। Dispersal depends on outside agents. They do not spread on the wind as many fungi do. Fungi जो है वो स्पोर्स बनाते हैं और वो हवा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से ट्रांसपोर्ट नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिसैमिनेटेड, यानी ये फैलते हैं बाय मीन्स ऑफ स्प्लैशिंग वाटर। Many bacteria can spread simply by touching an infected plant and then by touching a healthy plant, जैसे कि मैंने अभी कहा हमारे हाथों के थ्रू फैल सकते हैं ये। They also get transmitted by insect vectors, nematodes and humans. Penetration plant के अंदर एंटर कहाँ से करते हैं ये? They cannot penetrate the cuticle of plants, but they can enter the plant through opening, जैसे कि कोई wound है, जैसे पत्ता अगर डैमेज है कहीं से, तो वहां से सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, या नेचुरल ओपनिंग्स जैसे कि स्टोमेटा, दैट इज अ नेचुरल ओपनिंग, तो वहां से ये पेनिट्रेशन करते हैं। कुछ फेमस डिजीजेस जो हैं वो हैं फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर, जो कि अर्वीनिया माइलोवोरा से होती है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइटोफ्लाइज जो कि जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से होती है। पैथोवार ओराइजी। बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलोनेशियस क्रॉप्स, राल्स्टोनिया सोलोनेशेरियस। सिट्रस कैंकर, ये होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से, पैथोवार सिट्राए। A common scab of potato, Streptomyces scabies, crown gall of apple, Agrobacterium tumefaciens. All of these are bacteria and all of these are the diseases they caused by these bacteria. क्लासिफिकेशन हम उनकी बहुत बुनियादों पे करते हैं, जैसे कि शेप की बुनियाद पे करते हैं, कैरेक्टर यानी स्टेनिंग की बुनियाद पे भी करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। शेप के अंदर कोकस, अगर राउंड है तो कोकस, रॉड शेप है तो बैसिलस, अगर स्पाइरल बना हुआ है रिंग फॉर्मेशन में तो स्पाइरुलम, अगर कॉमा की तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, डॉट या कॉमा, थोड़ा सा पिन शेप हेड है और थोड़ी सी लॉन्गिटेड टेल है, तो उसे हम विब्रियो बोलते हैं। फ्लैजिला की बुनियाद पर अगर हो तो ए ट्राइकस जिसके पास कोई फ्लैजिला ना हो, मोनोट्राइकस जिसके पास एक फ्लैजिला हो, एम्फीट्राइकस जहाँ बैक्टीरिया के दोनों एंड्स के ऊपर, दोनों किनारों के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया के दोनों किनारों के ऊपर एक एक या बंच प्रेजेंट हो फ्लैजिला का। लोफोट्राइकस जहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बैक्टीरिया की फ्लैजिला से क्या कहना चाहिए, फ्लैजिला पूरी बॉडी पर अटैच्ड हो, तो ये टाइप्स आती हैं। ओके, सो एक्चुअली 30 minutes have gone by and I need to start the session again. So हम जो है वो मैं अभी ये सेशन एंड कर रही हूँ और इसके immediately rejoin the session, okay, from the same link you have, जो भी लिंक आपके पास प्रेजेंट है व्हाट्सएप में आप उससे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं ये, ओके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ आ गई है तो नहीं प्लीज मिस। रिप्लाई मी।
Iman, Noman, and Neha, can you please reply me? No, miss, I कोई said that I'm confusion नहीं ending है. this session because it's about 40 minutes and I need to restart it. Okay, miss. I think you people cannot listen to me. Is there any problem in voice? Or you people are not even listening? ओके, Miss, I have अगर given आपका नेट reply. प्रॉब्लम कर रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअली ये सेशन अब 40 मिनट्स का होने वाला है. 40 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ये सेशन एंड कर रही हूँ एंड काइंडली रीजॉइन अगेन. ओके, only 20 to 25 minutes class is left, so you don't need to worry. Okay,